अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं शफीक अंजुम आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। लेकिन आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आज हम लोग पार्ट 1 मैथ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मैं आप लोगों को अक्सर मैथ पढ़ाया करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं, मैं आप लोगों को मैथ समझाया करूंगा। मैं आप लोगों को यह साबित करूंगा कि मैथ को भी आप फिजिक्स की तरह इंटरेस्टिंग बना के समझा सकते हो। मैं आप लोगों को यह प्रूव करूंगा कि मैथ से रिलेटेड भी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। मैं आप लोगों को यह साबित करूंगा कि मैथ बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को यह भी प्रूव करूंगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता तो आपको कभी भी फिजिक्स समझ नहीं आ सकती। तो बच्चों चलें आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल के यूनिट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं यूनिट क्या होता है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने खुद कुछ स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए आप लोग मीटर या फुट या इंच या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर, इनमें से नंबर के साथ ये कुछ यूनिट भी बताते हो। इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप लोग 7 सेंटीग्रेड, केल्विन, फारेनहाइट कुछ ना कुछ यूनिट बताते हो। और बच्चों इन चीज़ों के यूनिट्स आपकी फीलिंग्स के साथ अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप लोगों को कहा जाए कि यार एक फलां बंदा है और उसकी हाइट, उसका कद जो है वो 7 फुट है, तो आपने वो बंदा ना भी देखा हो ना, तो आप इमेजिन करते हो अच्छा यार 7 फुट है उसका कद, मेरा तो 5 फुट है। मतलब यह है कि आपको यूनिट सुन के अंदाज़ा हो जाता है कि उसका कद कितना है और आपका कितना है। इसी तरह से जब आप लोगों को कहा जाता है कि जी मरी में आज टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि यहाँ पर आज टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको पता चल जाता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी गर्मी है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मरी में तो बर्फ़ जमी होगी। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग यूनिट सुनते हैं तो हम लोग उसको फील करते हैं। इसी तरह से आज हम लोग इन दोनों यूनिट्स को, डिग्री और रेडियन, जो कि एंगल के आज यूनिट्स हम लोग सीखने जा रहे हैं, हम लोग इनको इस तरह से सीखेंगे कि जब भी हमें ये बताया जाएगा कि कोई चीज़ इतना एंगल घूमी है, तो वो भी हमारी फीलिंग के साथ अटैच हो। ये नहीं कि बस हम लोग ये यूनिट सीखेंगे, उसको याद कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बात खत्म। मैं कह रहा हूं कि इन यूनिट्स को हम लोग आज इस तरह से सीखेंगे कि ये हमारी फीलिंग का हिस्सा बन जाएगा और आप लोगों को वैसे ही ये यूनिट्स, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी जैसे आप लोगों को 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की फीलिंग होती है। और आज के बाद आपको ये 2 यूनिट्स कभी भी दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और उन सवालों का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इन चीज़ों की डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के आंसर्स का ना पता हो, लेकिन इस लेक्चर के ख़त्म होने तक मैं आप लोगों को इस काबिल बना दूंगा कि आप लोग उन सवालों के जवाब दोगे। मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है, आप में से हर कोई अपने राउंड अबाउट मुख्तलिफ चीज़ों को रोटेट करते हुए, घूमते हुए देखता है। फॉर एग्जाम्पल पंखा घूम रहा है या कोई व्हीकल है, साइकिल, बाइक, कार, इनके टायर्स घूम रहे होते हैं। और जब ये चीज़ें, टायर वगैरह घूम रहे होते हैं, वो कार, वो व्हीकल मूव भी कर रही होती है। मिसाल के तौर पे ये साइकिल का टायर है, ये इस तरह से अगर घूम के आगे आएगा तो जाहिर है इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है। तो उसके बाद ये डिस्टेंस जो इसके घूमने से कवर हुआ है, क्या आप लोग इसके घूमने से ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को ये कह दूं कि आप कॉलेज से निकले हो और घर तक गए हो और आप जिस बाइक पे हो उसका टायर 7000 रोटेशंस लिए हैं उसने कॉलेज से घर आने तक। तो क्या आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ से ही कि कॉलेज से लेके घर तक का डिस्टेंस क्या है? दूसरी बात, आप लोग अक्सर देखते हो कि कुछ व्हीकल्स हैं उनके टायर के साइजेज इक्वल हैं। जैसे कार के चारों टायर आमतौर पे इक्वल साइज के होते हैं, बाइक के भी टायर इक्वल साइज के होते हैं। कुछ व्हीकल्स ऐसी हैं जिनके टायर्स के साइज डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर, उसके आगे वाले जो टायर होते हैं आमतौर पे वो छोटे होते हैं और उसका जो पीछे वाले टायर्स होते हैं वो आमतौर पे बड़े होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जब ट्रैक्टर का एक टायर घूमता है, फॉर एग्जाम्पल पीछे वाला टायर एक चक्कर घूमता है, तो क्या आगे वाले टायर भी एक एक चक्कर ही घूमते हैं? और उसके अलावा जब टायर घूमता है एक चक्कर, तो ट्रैक्टर कितना मूव करता है, आगे या पीछे? और नेक्स्ट, कोई भी टायर क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा। अभी आप लोगों ने बस ये ध्यान में रखना है कि ये टायर क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये टायर एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है।
और इसके घूमने के साथ डिस्टेंस जो ये कवर करता है जब ये रोड पे घूम रहा होता है, उस डिस्टेंस का ताल्लुक इसके घूमने के साथ है। अब हम लोग एंगल के फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, जिसको मैंने यहां पर डिग्री लिखा हुआ है। इस बात को समझने से पहले भी मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये लेंथ जिसको आप लोग मीटर बोलते हो, एक मीटर रॉड बोलते हो, इसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस भी मार्क की होती हैं, सबसे करीब करीब छोटी छोटी लाइनें। उन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है छोटी छोटी लाइंस के दरमियान, उसको हम लोग बोलते हैं 1 मिलीमीटर। अगर आप लोग इसके ऊपर काउंट करो तो इस मीटर के ऊपर वो मिलीमीटर वाली जो लाइंस हैं वो 1000 होती हैं। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि जो 1 मिलीमीटर है वो इस 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। मतलब अगर इस 1 मीटर पे हम लोग इक्वल स्पेसिंग के साथ 1000 लाइंस मार्क करें तो उसके बाद उन दो लाइंस में जो कंसेक्टिव लाइंस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 मिलीमीटर। इसी तरह से आपके पास जो रूलर होता है, फुट होता है, स्केल होता है, उसके ऊपर आप लोग देख लीजिएगा आमतौर पे जो छोटा फुट होता है पॉकेट साइज, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर या 150 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह से आपके बैग में जो एक फुट होता है आप लोग उस पर भी देख सकते हो कि उसके ऊपर वो जो छोटी छोटी लाइनें हैं 1 फुट के ऊपर 300 होती हैं, क्योंकि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर में 10 लाइंस होती हैं वो मिलीमीटर वाली। तो इसका मतलब है 1 फुट के ऊपर 300 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर तकरीबन 3.28 फीट होते हैं। खैर ये तो लेंथ के यूनिट थे, लेकिन ये बात बताना जरूरी है आप लोगों को डिग्री के बारे में बताने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सर्कल की। ये आपके सामने एक सर्कल है और इस सर्कल में इस लाइन को, ये जो आपको रेड वाली लाइन नजर आ रही है, इसको बोलते हैं सर्कल का डायामीटर। और डायामीटर का हाफ, ये आपको येलो लाइन नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं सर्कल का रेडियस। और ये जो सर्कल की बाउंड्री है ये वाली, इसको बोलते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। अगर हम लोग इसकी इस रेडियल लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पूरा चक्कर लगाएं तो इसको हम बोलते हैं 1 रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप लोग इस क्लॉक को देखें तो इसकी सुइयां जिस तरह से घूमती हैं उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। उसके लिहाज से ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन को हम बोलते हैं इक्वल है 360 डिग्री। और ये कन्वेंशन है कि जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हों तो कोई भी वैल्यू बताते वक्त आपने पॉजिटिव में बतानी है। ये कन्वेंशन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बनाई हुई है, इसको बदला भी जा सकता है। आज वो कह दें कि आप लोगों ने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहना है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे। आमतौर पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को ही पॉजिटिव इसलिए लेते हैं कि मोस्टली अगर हम लोग अपने सोलर सिस्टम की भी बात करें तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कुदरत का एक राज है, पता नहीं क्यों, लेकिन मोस्टली इस कायनात में घूमने वाली नेचुरल चीजें एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। इसीलिए शायद साइंटिस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव साइन के साथ डिक्लेयर करते हैं। अगर हम लोग इस रेडियल लाइन को यहां से यहां तक लाएं तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टर रोटेशन, 1/4 रोटेशन। और 1/4 रोटेशन जो है वो +90 डिग्री के इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज में। अगर हम लोग इसको यहां से यहां लाएं तो इसको हम बोलते हैं हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन यहां से यहां तक ये इक्वल होती है 180 डिग्री पॉजिटिव में। इसी तरह से यहां तक आए तो आपके पास 270 डिग्री और यहां तक आए तो इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। यहां आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि 1/4 0.25 25%, मतलब एक चक्कर का 25%, चौथा हिस्सा। 1/2 हाफ 50%, यहां से यहां आना। और 3/4 0.75 75%, मतलब यहां से यहां आना। और अगर हम लोग इसी को यहां से इधर लाएं तो ये भी 90 डिग्री है, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे -90 डिग्री। यहां बोलेंगे -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। अगर आप लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स देखें तो उसमें आप लोगों को ये प्रोटेक्टर मिलेगा। इसकी मदद से मैंने सर्कल के ऊपर और वहां पर मार्किंग की है और आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरे सर्कल के ऊपर जो लाइंस लगाई हैं वो 36 हैं। 0 से लेके 90 डिग्री तक 9 लाइंस हैं और 90 से लेके 180 तक फिर 9। इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, 0 से लेके 180 डिग्री तक, जिसमें मैंने यहां पर आप देखें तो 18 लाइंस लगाई हैं। इसी तरह से 18 लाइंस ही नीचे हैं। पूरे सर्कल में जो मैंने लाइंस लगाई हैं वो 36 हैं। अगर आप लोग इस फिगर में देखें तो 0 से लेके यहां तक, जहां तक मैंने पहली लाइन लगाई है वहां पर मैंने 10 डिग्री लिखा है। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, ये जो अंदर आपको एंगल नजर आ रहा है, ये लाइन यहां से लेके यहां तक, तो अंदर जो एंगल है वो 10 डिग्री है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 और 90।
अगर आप लोग अपने प्रोटेक्टर में देखें तो यहां से लेके यहां तक जहां मैंने 10 लिखा है, इसके अंदर मजीद 10 लाइनें और होंगी और उनमें से वो हर लाइन 1 डिग्री कहलाती है। इसका मतलब यह है कि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 1 डिग्री है वो पूरे सर्कमफेरेंस का 360वां हिस्सा होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 डिग्री पूरे सर्कमफेरेंस का 360वां हिस्सा होता है। मतलब यह है कि ये लाइंस जो आपको क्लोज नजर आ रही हैं या प्रोटेक्टर पे आप देख सकते हो कि 1 डिग्री कितना होता है। और जब भी आप लोगों ने डिग्री लिखना होता है तो किसी भी नंबर के ऊपर ये छोटा सा सर्कल लगाते हैं, 190 डिग्री, 200 डिग्री। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 1 डिग्री इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 360। एंगल के डिग्री से छोटे यूनिट भी हैं, जैसे कि मिनट और सेकंड। अब एक मिनट क्या होता है? अगर आप लोग इस 1 डिग्री को मजीद इसके अंदर 60 लाइनें और लगा दो, जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हैं। जिस तरह से मीटर रॉड पे मैंने आप लोगों को दिखाया था 1000 लाइनें हैं, अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एक जो डिग्री है उसके अंदर मजीद 60 लाइनें और लगा दो, तो उनमें से हर लाइन को हम लोग 1 मिनट बोलते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट, इसको डैश से शो करते हैं मिनट को, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा होता है। और इससे छोटा यूनिट 1 सेकंड, इसके ऊपर हम लोग ये डबल डैश लगाते हैं, 1 सेकंड 1 मिनट का 60वां हिस्सा होता है। अब इस बात को आप जरा इमेजिन करें कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। एक सर्कल के सर्कमफेरेंस का 360वां हिस्सा 1 डिग्री, प्रोटेक्टर के ऊपर डिग्री में लाइंस तो हम देख सकते हैं। उसके बाद 1 डिग्री के अंदर 60 और लाइनें प्रैक्टिकली अगर ड्रा कर भी लें तो हम लोग डायरेक्टली नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। 1 डिग्री के अंदर जो 60 लाइनें लगानी है उनमें से 2 लाइंस के दरमियान जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे मिनट। उसके बाद ये और गहराई में जाएं तो 1 मिनट की जो 2 लाइंस होती हैं उनके अंदर मजीद 60 लाइनें लगाएं तो उसको हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं। आप इसको थोड़ा इमेजिन जरूर कीजिएगा कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। यहां पर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर हम लोग क्लॉक को देखें तो इसके अंदर 3 सुइयां घूम रही होती हैं। एक सेकंड वाली जिसको सेकंड हैंड बोलते हैं, मिनट वाली जिसको मिनट हैंड बोलते हैं, और एक घंटों वाली जिसको और हैंड बोलते हैं। अभी यहां पर टाइम के यूनिट्स भी सेकंड और मिनट, और यहां पर एंगल के यूनिट्स भी सेकंड और मिनट। क्या ये दोनों एक ही चीज है? टाइम एक और फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल एक और फिजिकल क्वांटिटी है। नाम सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि ये चीजें भी एक ही हैं। अगर आप इस क्लॉक को देखें तो इसके अंदर ये सेकंड वाली सुई जो सबसे तेज घूम रही होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं ये तीनों नीडल जो हैं इसको आप लोग एक पॉइंट पे लें। सपोज ये एक पॉइंट पे आ गए, जहां ये तीनों इकट्ठी हैं। आप इसको कह लें ये इस जगह को जहां पर 12 लिखा है, अब आप सपोज कर लें कि ये 0 डिग्री है, ये हमारा रेफरेंस है। तो बच्चों याद रखिएगा, रेफरेंस पॉइंट जिसको आपने 0 डिग्री कहना होता है, आपकी मर्जी होती है। आप लोग अगर यहां 0 डिग्री कह रहे हो तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री। अगर आप लोग इसको 0 डिग्री कहना चाहते हो कह लो, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री होगा। 0 डिग्री जहां मर्जी कह लो, रेफरेंस जहां मर्जी ले लो, लेकिन यह बात याद रखना वहां से एंटी क्लॉकवाइज जब घूमो तो जो वैल्यू भी बतानी है उसके साथ प्लस बताना है, और वहां से अगर आप लोग क्लॉकवाइज घूमो तो जो वैल्यू भी आपने बतानी है उसके साथ माइनस लिखना है। अगर आप लोग इस सेकंड वाली सुई को आप देखो तो इसकी रोटेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। आप लोगों ने ऐसे क्लॉक भी देखे होंगे जिसमें वो सुई रुक रुक के सेकंड वाली चल रही होती है और टिक टिक की आवाज भी आ रही होती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब ये सेकंड वाली सुई एक टिक करती है तो ये कितना एंगल घूमती है? तो उसका आंसर अगर आप लोग यहां पर देखें, इसको आप लोग अगर 0 डिग्री कह रहे हो, यहां पर मैं ये 0 डिग्री लिख रहा हूं, तो ये आपके पास पॉइंट क्या हुआ 90 डिग्री, ये क्या हुआ 180 डिग्री, और ये क्या हुआ 270 डिग्री। तो आप देखें ये वाली सेकंड वाली सुई फॉर एग्जांपल यहां से ये 1 तक आती है, तो यहां से जब 1 तक हम बोलते हैं 5 सेकंड गुजर रहे हैं। इस तरह से 1 से ये 3 तक आएगी, हम लोग कहते हैं 15 सेकंड गुजर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाली सुई जब एक टिक करती है तो वो 6 डिग्री रोटेट करती है। हर टिक के साथ अगर वो 6 डिग्री रोटेट करती है तो 15 सेकंड में 15 को मल्टीप्लाई करें 6 से 90 डिग्री बनता है। जब ये सुई यहां से यहां आती है तो ये 90 डिग्री घूम चुकी होती है। जब सेकंड वाली सुई यहां से यहां आएगी तो ये कितनी टिक्स कर चुकी होगी 30,
और इसका मतलब यह है कि कितना घूम चुकी होगी 180 डिग्री, क्योंकि 30 को अगर हम लोग 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 180 डिग्री बनेगा। तो आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है, जब सेकंड वाली सुई 12 से 1 तक आएगी ये 30 डिग्री घूमेगी, जब 12 से 2 तक जाएगी ये 12 से लेके 2 तक, तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, लेकिन माइनस में, क्योंकि क्लॉकवाइज आप देख रहे हो। यहां पर भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि जब सेकंड वाली सुई 5 चक्कर लगाएगी तो मिनट वाली सुई कितना एंगल घूमेगी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मिनट वाली सुई 10 चक्कर लगाएगी तो और वाली सुई कितना एंगल घूमेगी। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर सोचने में कामयाब हो गए तो आप लोगों को ये डिग्री कभी नहीं भूलेगा। तो यहां से अब आप लोगों ने ये हमेशा याद रखना है कि एंगल में जो मिनट और सेकंड है और जो टाइम के यूनिट और मिनट और सेकंड है ये एक चीज नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को लास्ट एग्जांपल दूंगा जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। अभी यहां से अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री में 60 मिनट, और यहां से बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, ये एंगल वाले बात हो रही है। अभी अगर हम लोग इस टाइम की बात करें तो जब सेकंड वाली सुई जो है वो टाइम 1 सेकंड गुजरता है तो वो रोटेट करती है कितने डिग्री, 6 डिग्री। इस डिग्री को अगर हम लोग रोटेशन वाले सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग 6 डिग्री है, इसको मिनट बनाना चाहते हैं, पहले मिनट बनाएंगे फिर सेकंड बनाएंगे। इसको अगर मिनट बनाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई किया 360 मिनट। इसका मतलब यह है कि टाइम वाला 1 सेकंड जो है वो रोटेशन में 360 मिनट। अब अगर हम लोग इसको सेकंड में लेके जाना चाहें फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21,600 सेकंड। अब यहां से ये फर्क क्लियर हो गया कि टाइम वाला 1 सेकंड रोटेशन में 21,600 सेकंड्स के इक्वल होगा। यहां से आप लोग ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि रोटेशन एंगल का जो यूनिट है सेकंड, वो कितना छोटा यूनिट है कि सेकंड वाली सुई जस्ट एक टिक करे तो रोटेशन में अगर हम लोग बात करें तो रोटेशन वाले 21,600 सेकंड गुजरते हैं। इससे आप लोग ये भी इमेजिन कर सकते हैं जब टाइम वाला 1 सेकंड गुजरता है तो उसमें अगर हम एंगल वाली रोटेशन की बात करें तो 21,600 सेकंड्स होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सेकंड रोटेशन का कितना छोटा यूनिट है। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने रोटेशन, डिग्री, मिनट और सेकंड एंगल के जो यूनिट्स हैं ये सीख लिए हैं। अब हम लोग एंगल का दूसरा यूनिट सीखेंगे, रेडियन क्या होता है। तो बच्चों आज से तकरीबन 300 साल पहले क्या कोई कमाल आदमी था जिसने ये ग्रीक लेटर पाई इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक गिफ्ट है मैथमेटिशियंस को, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझे बगैर आप लोग रेडियन को नहीं समझ सकते, और अगर आप लोग इसको समझे बगैर रेडियन को समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को ये कोशिश बार बार करते रहना पड़ेगा। और अगर एक दफा इस चीज को समझ के आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को ये चीज कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो बच्चों आप लोग पाई के बारे में जस्ट ये जानते हो कि पाई एक रेशो है। किसकी रेशो है? किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस की उसके डायामीटर के साथ, और ये रेशो कांस्टेंट होती है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 22/7। और अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो तकरीबन इसका आंसर 3.14 आता है। जब मैंने ये चीज पहली दफा टीचर से सुनी थी तो मैंने एक प्रैक्टिस की थी घर जाके बार बार, और मुझे वो प्रैक्टिस आज भी याद है, और मैं ये चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने भी वो प्रैक्टिस करूं। तो बच्चों प्रैक्टिस मैंने ये की थी, ये फॉर एग्जाम्पल एक वायर है, तार है, और ये मीटर रॉड है। अगर हम लोग इस तार की लेंथ निकालें तो इस तार की लेंथ तकरीबन ये देखें 1 मीटर है, या आप कह सकते हैं कि इस तार की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब अगर हम लोग इस वायर का सर्कल बनाएं, ये मैंने इसका सर्कल बना लिया, तो अब इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसकी लेंथ क्या हुई? अभी हम लोगों ने बात की है 100 सेंटीमीटर, तो जाहिर है सर्कल बना है तो वही वायर है, इसका सर्कमफेरेंस कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने ये इस बोर्ड पे ये जो सर्कल ड्रा किया हुआ है ये एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग ही है। और अगर हम लोग इस सर्कल के डायामीटर की बात करें तो आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस स्केल में, इस रूलर में 30 सेंटीमीटर होते हैं। यहां से भी आप देख सकते हैं कि इस सर्कल का डायामीटर जो है वो 30 से कुछ ज्यादा है। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 32 सेंटीमीटर है, और डायामीटर से हाफ करें तो रेडियस बनता है, और रेडियस इसका कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है? 100 सेंटीमीटर। इसी सर्कल का डायामीटर कितना है? 32 सेंटीमीटर। और पाई क्या होता है? सर्कमफेरेंस की डायामीटर से रेशो।
और अगर हम लोग इस सर्कल के सरकमफेरेंस और डायामीटर को इस रिलेशन में पुट करें तो आपके पास पाई की वैल्यू क्या आएगी, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 32 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका आंसर तकरीबन 3.14 आएगा। मैं इसी बात को एक दफा फिर रिपीट करता हूं। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का डायामीटर, यहां से आप इस स्केल को रख के देख सकते हैं, इस सर्कल का डायामीटर तकरीबन मैंने यहां पर लिख दिया है 60 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस क्या होगा, 60 का हाफ 30 सेंटीमीटर। अब यहां पर यह भी देख सकते हैं कि इसी सर्कल को मैंने उधर ड्रा किया हुआ है। इस सर्कल का सरकमफेरेंस मैंने इस टेप के जरिए मेजर किया है और वो आया है 188 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग फिर ये वैल्यूज इस रिलेशन में पुट करें तो इस सर्कल के लिए 188 सेंटीमीटर तकरीबन इसका सरकमफेरेंस और 60 सेंटीमीटर तकरीबन इसका डायामीटर। तकरीबन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ी बहुत प्लस माइनस मेजर करते वक्त हो जाती है। तो इसका भी आप लोग आंसर फाइंड करें तो तकरीबन 3.14 ही आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं उस आदमी से क्यों इंप्रेस हुआ था। ये 22/7 का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर। इसका मतलब यह है कि इस टेप से अगर ये 22 सेंटीमीटर की बात करें तकरीबन ये बनता है। अगर हम लोग इसका एक सर्कल बनाएं, 22 सेंटीमीटर लेंथ का एक सर्कल बनाएं, तो आप लोग मेजर करके देख सकते हैं कि उसका डायामीटर 7 होगा। इसी तरह से अगर आप ये लेंथ डबल कर दें, इसको 44 कर दें, ये 44 तकरीबन बनती है यहां पे 44 सेंटीमीटर। मैंने 22 को क्या कर दिया है, डबल 44। अब आप लोग अगर इसको इस तरह से कर्व करके सर्कल बनाएंगे तो आप उस सर्कल का डायामीटर चेक कीजिएगा, वो भी डबल हो जाएगा। 44 तकसीम करोगे 14। मतलब क्या हुआ कि अगर सर्कल बड़ा है तो उसका सरकमफेरेंस भी बड़ा होगा, उसका डायामीटर भी बड़ा होगा, और अगर सर्कल छोटा है तो उसका सरकमफेरेंस भी छोटा होगा, डायामीटर भी। मतलब यह है कि 22 को 44 किया, ये 14 हो गया। 44 को 88 करोगे, ये 28 हो जाएगा। और आप लोग ये भी चेक करके देख सकते हो, प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि अगर आप लोग इस 22 को हाफ करोगे, 11 सेंटीमीटर करोगे, तो उससे सर्कल बनाने के बाद आप देख सकते हो कि उसका डायामीटर भी 7 का हाफ तकरीबन 3.5 3.5 हो जाएगा। लिहाजा आप जितने मर्जी साइज का सर्कल बनाओ, छोटा या बड़ा, उसके सरकमफेरेंस की उसके डायामीटर के साथ जब रेशो लोगे तो आपका आंसर एक ही आएगा, 3.14। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं रेडियन की डेफिनेशन की। 1 रेडियन डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। आर्क, इक्वल और रेडियस, ये चीजें जरा ध्यान से देखें। तो बच्चों ये सर्कल, इस सर्कल का रेडियस, ये लेंथ, मैंने आप लोगों को बताया था इस सर्कल का रेडियस तकरीबन 30 सेंटीमीटर है। अभी इसकी आर्क क्या है, ये सारा इसका सरकमफेरेंस। आर्क क्या होती है, सरकमफेरेंस का कोई सेगमेंट, मतलब यहां से यहां तक या यहां तक कोई भी। तो अब मैंने बोला है आर्क की लेंथ इक्वल हो सर्कल के रेडियस के। सर्कल का रेडियस 16 सेंटीमीटर है, इसका यहां पर ये मैंने पहले ही मार्क किया है मेजर करके। तो यहां से लेके यहां तक ये जो आर्क है ये भी तकरीबन 16 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस रेडियस लाइन को इधर ले आऊं तो ये आप लोग देखें आर्क की लेंथ और रेडियस इक्वल है। अब ये जो अंदर आपको एंगल नजर आ रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। अगर हम लोग जितना ये लेंथ है इतनी ही लेंथ आगे फर्दर सपोज करें तो ये मैंने मार्क किया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर है। तो इसको आप यहां ले आए तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये कहलाएगा 2 रेडियन। इसी तरह से यहां पर ले आए तो ये एंगल आएगा 3 रेडियन। अभी हाफ सर्कल नहीं हुआ, अभी इतना सेगमेंट पड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, ये जो आर्क पड़ी हुई है ये वाली, क्या इस आर्क की लेंथ, अगर मैं सिर्फ 180 डिग्री तक आना चाहूं, आगे मैं बात नहीं कर रहा, तो मुझे ये बताएं ये जो इतनी आर्क है, क्या इस आर्क की लेंथ रेडियस जितनी है? नहीं, आर्क की लेंथ कम है रेडियस से, तो लिहाजा ये वाला जो एंगल है ये 1 रेडियन तो नहीं है, 1 रेडियन से कम है। खैर, अगर हम लोग यहां से आगे फर्दर यहां तक आए ये, तो ये आपके पास ये वाला एंगल जो है अभी 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, और अभी आप यहां पर देखें आगे ये भी, ये वाली जो आर्क है इसकी लेंथ रेडियस जितनी नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल जो है, ये जो बच गया अभी पूरा होने में 360 डिग्री, इस एंगल को हम लोग कह सकते हैं कि ये भी 1 रेडियन से कम है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरे सर्कल में तकरीबन 6 तो पूरे रेडियन बन रहे हैं और लास्ट वाला जो है वो तकरीबन चले आप उसको जितना भी है 6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो मतलब पूरे 7 रेडियन नहीं, 7 से कम और 6 से ज्यादा एक पूरे सर्कल में रेडियंस होंगे। तो बच्चों इसी तरह से अगर आप लोग ये देखें तो ये सर्कल उस सर्कल से तो छोटा है, इसका रेडियस भी मैंने आप लोगों को बताया था कितना है 16 सेंटीमीटर। तो इसकी भी आर्क यहां से लेके यहां तक कितनी आपने लेनी है 16 सेंटीमीटर और फिर आपने इसको सेंटर से मिला देना है। तो ये आर्क जो है वो सेंटर से जब आप मिलाएंगे दोनों तरफ से तो ये जो अंदर एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे ये एंगल 1 रेडियन है। तो बच्चों आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा L इज इक्वल टू आर थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो S इज इक्वल टू आर थीटा। S या L जो है ये आर्क लेंथ है, जिससे मर्जी आप लोग इसको डिनोट कर सकते हो। इसके अलावा यहां से अगर हम लोग थीटा साइड पे करें तो थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर या L ओवर आर। तो यहां पर मैंने साथ क्या लिख दिया है रेडियन। इस फार्मूले का प्रूफ तो आप लोगों को इरफान साहब करवाएंगे, इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। अगर हम लोगों ने यही जो अभी डिस्कशन की है, अगर हम लोग इसको थोड़ा न्यूमेरिकली डिस्कस करना चाहें तो आप देखें यहां पर मैं लिख रहा हूं थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर रेडियन, और जब S इज इक्वल टू आर होगा, आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास R ओवर आर रेडियन। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1 रेडियन। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो S है ये 2R के इक्वल हो डिवाइडेड बाय R, तो R से तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा 2 रेडियन। इसी तरह से मैं S को, सर्कल जो है कोई भी सर्कल, जैसे ये सर्कल है इसका रेडियस तो फिक्स है, आप लोग इसमें चेंज एंगल के साथ क्या आपने बात करनी है S को बदल के। S जो है आर्क लेंथ है, जितनी मर्जी आप सपोज कर लो। इस सर्कल का रेडियस भी फिक्स है, जैसे इसका रेडियस 16 है तो रेडियस तो 16 ही रहना है। तो इसलिए आप लोग जस्ट ये ऊपर वाली चीज जो है इसको चेंज कर करके एंगल की वैल्यूज देख रहे हो। इसी तरह से अगर आप लोग देखें ये S 3R के इक्वल हो तो ये आपके पास R से R कैंसिल होके तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 3 रेडियन, 4R से 4 रेडियन, 5R से 5 रेडियन और 6R से 6 रेडियन। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे सर्कमफेरेंस के सेगमेंट की। तो आप मुझे ये बताएं एक सर्कल का पूरा जो सर्कमफेरेंस है उसका रिलेशन क्या होता है, उसको हम लोग किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू 2 पाई R। मतलब एक सर्कल का सारा सर्कमफेरेंस निकालना हो तो उसका जो रिलेशन है, उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ये है। अगर मैं ये वाला S यहां लगा दूं तो आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू S की जगह मैं लगा रहा हूं 2 पाई R डिवाइडेड बाय R, R से R कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब है हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। अगर मैं यहां पर पाई की वैल्यू पुट कर दूं, जो हमें पता है 3.14 है, तो आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 3.14 रेडियन, तो आपके पास आएगा आंसर 6.28 रेडियन। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6.28 रेडियन। और अभी मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि पूरे सर्कल में 6 से ज्यादा और 7 से कम एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 6.28 रेडियन। इसका मतलब है वो 6 रेडियन मुकम्मल होने के बाद लास्ट पे जो बाकी थोड़ा सा सेगमेंट बच गया था जिसमें आर्क कम थी रेडियस से, वो जो एंगल बच गया था वो 0.28 रेडियन था। तो बच्चों अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.28 रेडियंस। यहां से 2 पाई रेडियन 360 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि एक पूरा सर्कल डिग्री में कितना था 360 डिग्री, रेडियन में कितना है 2 पाई, तो लिहाजा दोनों आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, ये 2 आप उधर ले जाएं तो पाई रेडियन 180 डिग्री, दोनों तरफ 2 से मजीद डिवाइड कर दें तो पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री। और एक और अहम रिलेशन, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, 1 रेडियन, ये 2 पाई को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया है। यहां आप 3.14 पाई की वैल्यू लगाओगे तो आपके पास 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा 57.3 डिग्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 57.3 डिग्री। मैंने क्यों कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखें अगर हम लोग इस रिलेशन की बात करें 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, इसको मैंने यहां पर लिख लिया है 360 डिग्री इज इक्वल टू 6.28 रेडियन। यहां पर भी मैंने बताया था कि 2 पाई रेडियन को 6.28 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग ये देखें, ये नंबर आप जस्ट देखें तो 6.28
तो मैंने यहाँ पर आप देखें तो मैंने 6 दफा 1 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद साथ क्या था 0.28। अभी आप देखें कि हर रेडियन किसके इक्वल है, 57.3 डिग्री। इसका मतलब है ये भी 57.3 डिग्री, क्योंकि ये रेडियन है, ये भी 57.3 डिग्री। अब हर जगह पे जहां जहां 1 लिखा है मैंने उसको क्या लिख दिया है, 57.3 डिग्री। तो 6 दफा 57.3 डिग्री लिखा गया, लास्ट पे बचा है 0.28 रेडियन। अभी आप लोग ये सोचें कि 0.28 रेडियन में कितनी डिग्रियां होंगी, तो वो भी आप लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर आप देखें, मैं इसी रिलेशन को यहां लिख रहा हूं, 1 रेडियन 57.3 डिग्री। अब आप लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, 0.28 रेडियन। आप दोनों तरफ इसको 0.28 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.28 से मल्टीप्लाई जब करोगे 57.3 डिग्री को, तो तकरीबन आपका आंसर आ जाएगा 16 डिग्री। तो इसका मतलब है ये जो लास्ट पे बचा था इसका आंसर क्या बचा, तकरीबन 16 डिग्री। अब आप इन सब को ऐड करके देख लें, आपका आंसर तकरीबन 360 डिग्री ही बनेगा। तकरीबन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत यहां पर राउंड ऑफ करके ये नंबर हम लोग लिखते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आप लोग अगर राउंड ऑफ नहीं करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर इसको ऐड करने से 360 डिग्री ही बनेगा। लिहाजा अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। यहां से अगर हम रेडियन में बात करें तो यहां तक ये एंगल कितना था, 1 रेडियन, डिग्री में कितना है 57.3 डिग्री। यहां पर यहां तक ये इसको आप लोगों ने क्या बोला हुआ है, यहां मैंने लिख दिया है पाई बाई टू रेडियन या 90 डिग्री। अगर आप लोग यहां पर देखें तो पाई क्या है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1.57। इसका मतलब है इस नंबर को, वैसे हमारी प्रैक्टिस हुई होती है कि हम लोग इसको 90 डिग्री या पाई/2 कह देते हैं। अभी पाई/2 क्या है, रेडियन, 1.57 रेडियन। यहां तक कितना था, 1 रेडियन। अभी 2 रेडियन यहां होने हैं, यहां पर ये अभी आप उससे पहले ही हैं। इसका मतलब है ये 1.57, उसके बाद यहां पर आप लोग पाई रेडियन 3.14 यहां तक, उसके बाद यहां तक आपके पास कितना आ गया 3.14 रेडियन, और उसके बाद यहां तक आपके पास जिसको आप लोग बोलते हो 3 पाई/2। 3 पाई/2 को अगर आप लोग पाई की वैल्यू 3.14 लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 4.7। इसका मतलब है यहां तक 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, और 4 से आगे 5 से पीछे 4.7 रेडियन। ये चीजें इस तरह से सोचना जरूरी है अगर आप लोग इसको हमेशा के लिए समझना चाहते हो। आप लोगों को पाई/2 90 डिग्री, पाई/2 1.57, इस तरह की सारी चीजों का पता होना चाहिए। ये चीजें जिंदगी में एक दफा सीखनी पड़ती हैं, और अगर आप लोग एक दफा सीख लोगे तो बार बार जब ये चीजें आपके सामने आएंगी आप इनको एंजॉय करोगे। 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है, आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हो। यहां पर आप देखें 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, और तकरीबन यहां पर बनेगा 57। आप इसको यहां से ऐसे मिलाएं तो ये एंगल जो है जिसको आप लोग बोलते हो 1 रेडियन, ये किसके इक्वल है, यहां आप देख सकते हो ये वाली रीडिंग क्या है 57.3 डिग्री। और जब ये रीडिंग 57.3 डिग्री होगी तो ही ये वाली जो आर्क है ये वाली, ये सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी। अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आए तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा। आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी कभी पिज्जा खाओ तो आप लोगों ने उसको खुद काटना है, उसके सेगमेंट्स खुद काटने हैं। और आप लोगों ने उसको कैसे काटना है, हर सेगमेंट जब आप निकालो तो अंदर एंगल जो बन रहा हो वो 1 रेडियन होना चाहिए। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करके देखो तो आप लोग ये देखोगे कि उसमें से 6 टुकड़े तो पूरे पूरे निकलेंगे, पूरे पूरे मतलब जिनकी आर्क की लेंथ उस पिज्जे के रेडियस के इक्वल होगी, और लास्ट वाला जो टुकड़ा होगा उसकी आर्क की लेंथ कम होगी रेडियस से। तो बच्चों मेरे इस लेक्चर का मकसद सिर्फ आप लोगों को एक चीज समझाना था कि पाई रेडियन इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री। ये चीज आप लोगों ने नहीं बोलनी। तो बच्चों रेडियन को समझने के बाद, डिग्री को समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि इन चीजों की डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कहां यूज होते हैं। तो हम लोग ये फार्मूला अभी डिस्कस कर चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर रेडियन। और अगर आप लोग आर को इधर ले आए तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहां पर बच्चों एस क्या है, आर्क, आर क्या था रेडियस, और थीटा क्या है एंगल। और इसका यूनिट इस फार्मूले में जब भी आप लोगों ने ये लेंथ वगैरह निकालनी हो तो क्या लगाना है आप लोगों ने, रेडियन। तो अब अगर आप लोग ये देखें, इसका रेडियस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं 30 सेंटीमीटर है। यहां पर मैंने इसको नीचे टेबल पे रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको घुमाता हूं, घुमाते वक्त ख्याल रखना है स्लिप ना हो। जैसे वो गाड़ी की ब्रेक लगाए ना तो टायर स्लिप हो जाते हैं, वो ना हो।
मतलब ये इस तरह से एग्जैक्टली टेबल के साथ कनेक्ट होके यहां तक आए। ये टेबल का कॉर्नर आ गया है। अब इस टेबल की लेंथ फाइंड करते हैं। मुझे ये बताएं, जब आप लोगों ने यहां रख के इसको रोटेट किया है तो ये सारी आर्क जो है यहां से लेके यहां तक ये इसके साथ टच होके आगे गई है। इसका मतलब यह है इस टेबल की लेंथ जो है वो इसके इक्वल है। बस ये है कि टेबल सीधी है, ये कर्व्ड है। अब हम लोग टेबल की लेंथ कह सकते हैं कि इस लेंथ के इक्वल है। वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका सर्कमफेरेंस, आई थिंक शायद मैंने बताया था कि वो 188 सेंटीमीटर है इसका सर्कमफेरेंस। खैर, अब हम लोग इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। एस आर, इस सर्कल का रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। रेडियन में हाफ रोटेशन थी तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 3.14। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 94 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है इस टेबल की जो लेंथ है वो 94 सेंटीमीटर है। मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 1 मीटर से थोड़ी सी कम है। आप लोग एग्जैक्टली मेजर भी कर सकते हैं। अब अगर ये पूरा एक चक्कर घूमता, सपोज ये टेबल इससे ज्यादा लंबी होती, इसे तकरीबन डबल होती, तो फिर आप लोग क्या करते, S इज इक्वल टू आर थीटा। आर तो आपने यही लगाना है 30 सेंटीमीटर और थीटा की जगह आपने क्या लिखना था फिर, अब आपके पास आएगा 2 पाई कंप्लीट रोटेशन 2 पाई रेडियन। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा तकरीबन 188 सेंटीमीटर। क्योंकि जब ये आप पूरा इसको रोटेट करते हो तो जाहिर है ये सारा ही इससे इन कॉन्टैक्ट गुजरेगा, इसे टच करके गुजरेगा। इसका मतलब यह है कि इस टेबल की जो लेंथ है इस सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी और सर्कमफेरेंस कितना था 188 सेंटीमीटर। अब फर्ज कर लें आपकी बाइक का जो टायर है उसका रेडियस भी 30 सेंटीमीटर है, या आप कैलकुलेट कर लें जो भी है। अगर उसका रेडियस सपोज 30 सेंटीमीटर है तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे क्वेश्चन पूछा था कि जब आप घर से कॉलेज या शायद कॉलेज से घर वो गए थे तो वो कितनी दफा घुमा था, शायद चले 5000 रोटेशंस ली थी बाइक के टायर ने। तो अब आप सोचें कि जब वो एक दफा घुमा होगा तो बाइक कितनी आगे गई है 188 सेंटीमीटर, तकरीबन 2 मीटर बनता है। जब 2 चक्कर घूमेगा तो कितना आएगा, इससे तकरीबन डबल, चलो 4 मीटर लगा लो। इसी तरह से 5000 जब चक्कर घूमेगा तो आप 188 सेंटीमीटर को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा आपके घर और कॉलेज के दरमियान डिस्टेंस कितना है। और इसके अलावा ट्रैक्टर का जो टायर है वो बड़ा होता है, वो एंची टेप पकड़ें, उसका रेडियस निकाल लें, उसको आप एक चक्कर घुमाएं, देखें वो कितना आगे गया है। फिर आप लोग फार्मूले से भी कैलकुलेट करके देखें और वहां प्रैक्टिकली भी देखें क्या वाकई उतना डिस्टेंस है। उसके अलावा ट्रैक्टर के टायर के अगले टायर जो है उसका आप रेडियस निकाल के उसकी रोटेशन से देखें कि उसकी एक रोटेशन से कितनी दफा वो कितना डिस्टेंस मूव करता है। और ये सारी चीजें अब आप लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब यह है मैथमेटिक्स की भी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है। आप लोग अपनी बाइक के मीटर को कभी गौर से देखिएगा, अंदर एक टर्म लिखी होती है, एक वर्ड लिखा होता है REV, रेवोल्यूशन। या गाड़ी के मीटर को भी आप देखिएगा लिखा होगा रेवोल्यूशन। इसका मतलब यह है वहां पर साथ एक नंबर भी चल रहा होता है। इसका मतलब है गाड़ी में कुछ ना कुछ तो घूमता होगा। उसके सारे पार्ट्स के घूमने को आप छोड़ें, उसके टायर घूमते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को यह कह दूं उन रोटेशन से कि वो आप लोग यहां से फॉर एग्जांपल लाहौर गए हो तो आप लोग उस मीटर से गिन लो कितने रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले, जाने से पहले और वहां पहुंच के आप देख लो कि कितनी रोटेशंस, कितनी रेवोल्यूशंस हैं। अब उस रोटेशंस को गिन के आप लोग मेजर कर सकते हो कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। आप लोगों को तो मेजर करने की भी जरूरत नहीं, साथ एक और मीटर होता है वो डिस्टेंस भी बता रहा होता है और इसके अलावा एक और मीटर होता है जो आपको आपकी स्पीड भी बता रहा होता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें, ये डिस्टेंस मेजर करना ये आपके सामने है, सारा मैथमेटिक्स है। इसका मतलब है मैथमेटिक्स को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, मैथमेटिक्स को भी इस तरह से पढ़ाया जा सकता है कि स्टूडेंट उसको इंटरेस्ट लें, स्टूडेंट उसको सोचें। अब ये चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये तो था इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अभी आप लोगों को हाफिज इरफान साहब इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे और जब आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ना रुक के थोड़ी देर इन चीजों को भी साथ सोचना। अब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप लोगों को हाफिज इरफान साहब करवाएंगे और जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो लेक्चर आप लोगों को मैं दिया करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।